कैलेंडर से सब। तो आज हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज देखेंगे जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे मोस्टली आपके, जो आपका अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम है 2021 एंड 22 के लिए। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड अपडेट हो गए हैं वेबसाइट पर, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और तब भी आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उनको क्लियर है जो कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर देने वाले हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए प्रीवियस पेपर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको परचेस कर सकते हैं। मैंने लास्ट 4 डेज़ के लिए जो प्राइस है उसको ड्रॉप आउट किया हुआ है, तो 230 रुपीज़ में आपको सभी PDF है जो अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपके 23 से ज़्यादा ऑफिशियल पेपर रहेंगे एंड जिसमें आपके मोर देन 2500 तक MCQ कवर हो जाएंगे, जिसमें कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें 200 क्वेश्चन तक आए हैं, एग्जाम में 200 MCQs तक आए हैं, तो आपको वो पेपर हेल्पफुल रहेंगे। 2 और 3 पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, वो टाइप फॉर्मेट में है उसमें। एंड रिसेंट जो 2020 में नॉर्सेट एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर भी वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर आज की सीरीज़ को अब स्टार्ट करते हैं। कल मॉर्निंग में हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो होगी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन में। तो उसमें रिसेंट में जितना भी जीके करंट अफेयर से रिलेटेड जो कंटेंट आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे वो अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन है जो आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिला के लिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ क्लाइंट विथ चेस्ट इंजरी हैड सफर्ड फ्लेयर चेस्ट। A nurse assists the client for the which appropriate sign of a flail chest। तो फ्लेयल चेस्ट की सिचुएशन है किसी पर्सन के लिए। तो फ्लेयल चेस्ट की सिचुएशन होने के बाद क्या हुआ है, कौन सा साइन होगा जिसके कारण एज अ नर्स पता चलेगा आपको कि क्या हुआ है, चेस्ट है जो फ्लेयल है, वो कौन सा साइन अप्रोप्रिएट साइन होगा फ्लेयल चेस्ट के लिए। ऑप्शन में साइनोसिस, हाइपोटेंशन, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट या फिर डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सहेलेशन। तो जो फ्लेयल चेस्ट है, फ्लेयल चेस्ट की सिचुएशन जनरली चेस्ट इंजरी के कारण या तो कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ हो चेस्ट में तब होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन दे 3 और मोर रिब्स इन अ रो है मल्टीपल फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पर जब रिब्स में 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाएंगे, जो बहुत सारी रिब्स हैं, रो वाइज रिब्स रहेंगी, वहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्चर। 3 और मोर रिब्स में जब क्या होंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर होंगे विद इन ईच रिब, हर एक रिब में, तो आपका जो चेस्ट का कुछ पार्ट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, सिंक होने लगेगा चेस्ट वॉल के यहाँ पर। वो सिचुएशन क्या होगी, फ्लेयर चेस्ट और सफर्ड फ्लेयर चेस्ट। तो इसमें आपकी जो रिब्स हैं वो क्या होंगी, फ्लोट करना स्टार्ट करेंगी। तब जो साइन होगा वो क्या होगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। क्या होगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। यहाँ पर ये देखिए फ्लेयल सेगमेंट में क्या होगा कि जो रिब्स हैं, सीक्वेंस में जो रिब्स हैं, यहाँ पर एक या फिर एक से ज़्यादा क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं इनमें, तब फ्लेयल सेगमेंट और फ्लेयल चेस्ट देखने को मिलेगा। द फ्लेयल सेगमेंट विल बी पुल्ड इन विथ द डिक्रीज इन प्रेशर व्हाइल द रेस्ट ऑफ द रिबकेज एक्सपेंड। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। और जो साइन होगा वो क्या होगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। क्या होगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट होगा। जो पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट यदि आपको एग्जाम में आता है तो जनरली क्या होगा, इट्स अ ब्रीदिंग टर्म फॉर अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जनरली जो ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है, तो रिब्स क्या है, मेन ऑर्गन जो लंग्स को कवर करके रखेंगी। तो यहाँ पर यदि किसी भी तरीके का कुछ भी फ्रैक्चर होता है तो लंग्स हैं क्या होंगे, इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं। तो उस टाइम पर जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन होगा वो क्या होगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। और सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है क्या है, फ्लेयर सेगमेंट ऑफ चेस्ट। नेक्स्ट इज, oxygen delivery system is prescribed for a client with COPD to deliver a precise oxygen concentration. Which of the following types of oxygen system would the nurse anticipate to the prescribed?
तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रिस्क्राइब किया गया सीओपीडी के पेशेंट के लिए। तो सीओपीडी के पेशेंट के लिए जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम दिया जाना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कितनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दी जानी है, तो कौन सा जो यहाँ पर इक्विपमेंट होगा ऑक्सीजन सप्लाई का, जिससे प्रिसाइज मैनर में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी उसकी सप्लाई हो पाएगी। ऑप्शन में फेस टेंट, वेंचूरा मास्क, एरोसॉल मास्क, ट्रैकियोस्टोमी कॉलर। तो इन सभी से ऑक्सीजन दी जा सकती है बट एक प्रिसाइज मैनर में, दैट मीन्स जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन डिलीवर होनी है। तो क्या बेस्ट होगा, तब होगा वेंचूरा मास्क। अलग अलग टाइप के वेंचूरा मास्क होंगे क्योंकि सीओपीडी के पेशेंट में जो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो वेंचूरा मास्क ही कर पाएगा। वेंचूरा मास्क से लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक तो इनकी जो ऑक्सीजन फ्लो है और कितने % ऑक्सीजन फ्लो होता है ज़रूर एग्जाम में आता है, ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ। तो यदि ब्लू कलर है वेंचूरा मास्क तो 24% ऑक्सीजन फ्लो होगा 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से। वाइट है तो 28 4 लीटर पर मिनट, ऑरेंज में 31% 6 लीटर पर मिनट, येलो है तो 35% 8 लीटर पर मिनट, रेड है तो 40% 10 लीटर पर मिनट और ग्रीन है तो 60% 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो वेंचूरा मास्क से प्रॉपर और प्रिसाइज वे में क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगी। यहाँ पर ट्रैकियोस्टोमी कॉलर आप देख सकते हैं, जिससे उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी जितनी ज़रूरत है। फेस टेंट से क्या होगा कि जो ह्यूमिडिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन भी प्रॉपर पूरी नहीं जा पाएगी, तो इसलिए ये भी अवॉइड किया जाएगा। और एरोसॉल मास्क से भी अवॉइड किया जाएगा सीओपीडी के पेशेंट के लिए। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो किससे होगी, वेंचूरा मास्क से। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल थ्योरी इज गिवन बाय। तो जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है किसने दी है, ऑप्शन में वर्जीनिया हेंडरसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पेप्लू या फिर डोरोथिया ऑरम। तो इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी है, तो ये दी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। पेप्लू ने दी है थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग नीड थ्योरी दी है और डोरोथिया ऑरम ने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, डोरोथिया ऑरम थ्योरी हर बार एग्जाम में आती है, तो याद रखें आप। एनवायरमेंटल थ्योरी दी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यस बिल्कुल ज़रूर आते हैं। आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो ज़रूर 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर टफ फॉर्मेट पर मिले आपको। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको वो पेपर भी, जो टफ पेपर होगा वो भी ईजी लगेगा। तो यहाँ पर जो डोरोथिया ऑरम ने थ्योरी दी है क्या, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, वर्जीनिया हेंडरसन ने दी है नर्सिंग नीड थ्योरी, पेप्लो ने दी है थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन। बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन का जो इंडिकेशन है किसके लिए यूज रहेगा, ऑप्शन में डायफ्रेगमेटिक हर्निया, मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी, if the heart rate is 120 beat per minute and good respiratory effort, या फिर baby is apneic and heart rate is less than 100। बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन है जनरली डायफ्रेगमेटिक हर्नी और मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी के लिए क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो इन 2 केस में तो ये नहीं दिया जाएगा। फिर आती है कि हार्ट रेट यदि 120 है तब क्यों यूज़ करेंगे इसको, गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस के हम जाते हैं, तो ये रही यहाँ पर इमेज बैक वाल्व मास्क की। तो यहाँ पर जब बेबी एपनिक हो और हार्ट रेट कितनी हो, 100 से भी कम हो, तो ऐसे केस में बैक वाल्व मास्क है जो यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस एंड रूल्स के। और जो बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन है डायफ्रेगमेटिक हर्निया और मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। हार्ट रेट यदि गुड है तब बैक वाल्व मास्क के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड टू। यदि कैरोटिड आर्टरी के यहाँ पर ब्लीडिंग के कारण ज़्यादा कंप्रेस करते हैं हम, क्या सिचुएशन बनेगी, तो ऑप्शन में है लॉस ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक या फिर डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो जो सडनली यदि कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, सीधा ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करती है, यदि वहीं हम उसको कुछ स्टॉप कर दें या फिर कुछ कंप्रेशन करते हैं ब्लीडिंग के कारण,
क्या होने के चांसेस होंगे? स्ट्रोक के, क्योंकि सडनली ब्रेन में ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? स्ट्रोक की सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इन इमेज फाइंड आउट द साइन आफ्टर द डेथ इन पर्सन। तो यहाँ पर एक पर्सन है जिसमें आप देख सकते हैं कलर चेंज दिख रहा है बॉडी का, तो आफ्टर डेथ ये कौन सा साइन देखने को मिल रहा है? ऑप्शन में लिवर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, अल्गर मॉर्टिस और एक और होता है पैलर मॉर्टिस। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ननफ्ती है। तो इन तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि यदि पर्सन की बॉडी का कलर इस टाइप से हो रहा है तो ये कौन सा मॉर्टिस की सिचुएशन है। तो आफ्टर द डेथ जो साइन देखने को मिल रहा है ये क्या है? लिवर मॉर्टिस। क्या है? लिवर मॉर्टिस। तो यहाँ पर तीन टाइप के साइन होंगे। लिवर मॉर्टिस दैट मीन्स ब्लूइश कलर ऑफ बॉडी आफ्टर द डेथ, बॉडी का कलर चेंज हो रहा है किसके कारण? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है इसलिए, स्टॉप हो गई है इसलिए। नेक्स्ट आता है अल्गर मॉर्टिस। अल्गर मॉर्टिस में क्या हो? ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाता है तो क्या? अल्गर मॉर्टिस, बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। लास्ट आता है राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस में क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स आफ्टर द डेथ। ये क्वेश्चन बिहार CHO में आया था, तीनों क्वेश्चन आए थे, लिवर मॉर्टिस, अल्गर मॉर्टिस और राइगर मॉर्टिस। तो राइगर मॉर्टिस में क्या होगा? जॉइंट्स और मसल्स में क्या होगी? स्टिफनेस, जकड़न स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द डेथ के। तो ये सभी साइन एग्जाम में आपको आ सकते हैं, तो याद रखना है। लिवर मॉर्टिस में कलर चेंज होगा, अल्गर मॉर्टिस में टेम्परेचर घटेगा, राइगर मॉर्टिस में जॉइंट्स और जो मसल्स हैं वहाँ पर स्टिफनेस और जकड़न आएगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक गुड। तो यहाँ पर कौन सा है जो नॉन इकोनॉमिक गुड का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन में है नॉन इकोनॉमिक गुड का मतलब जहाँ आपको पैसे नहीं लगते। ऑप्शन में टीचर सर्विस, डॉक्टर सर्विस, मदर सर्विस या फिर लॉयर सर्विस। तो यहाँ पर जो नॉन इकोनॉमिक गुड नहीं है वो क्या होगा? तो वो होगा मदर सर्विस, क्योंकि माँ अपने बच्चों की केयर करने के लिए कभी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगाती। बाकी लॉयर अपनी फ़ीस लेगा, डॉक्टर फीस लेगा, टीचर्स अपनी सैलरी लेंगे, बट जो नहीं होंगी तो वो क्या होंगी? मदर्स। नेक्स्ट इज फॉर चेकिंग द बॉडी बैलेंस एंड अटैक्सिया विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड। तो हमें बॉडी का बैलेंस और अटैक्सिया चेक करना है, बॉडी का जो गेट है, पोस्चर है, वो चेक करना है। कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा? ऑप्शन में कान टेस्ट, एलिजा टेस्ट, रॉगर्स टेस्ट या फिर रॉम्बर्ग टेस्ट। तो जो टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी बॉडी बैलेंस प्रॉपर है या नहीं, वो कौन सा टेस्ट होगा? रॉम्बर्ग टेस्ट। ये देखिए यहाँ पर एक पर्सन है जिसको खड़ा करके क्या किया जाता है? आस्क पेशेंट टू स्टैंड विद द हील्स टुगेदर, फर्स्ट विद द आइज ओपन देन विद द आइज क्लोज। तो यहाँ पर जो रॉम्बर्ग टेस्ट है, गेट और जो बैलेंस है बॉडी का उसको चेक करने के लिए किया जाता है। पहले पर्सन से कहा जाता है कि दोनों पैर पर खड़े हो प्रॉपर, देन आफ्टर आप अपनी आंखें बंद करो, देन क्लोज करने के लिए कहा जाता है। नोट एनी एक्सेसिव पोस्चरल स्वेइंग और लॉस ऑफ बैलेंस। यदि आप किसी भी तरीके से आंखें बंद करके आपको खड़े होने को कह दिया जाए, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी का बैलेंस डगमगाता है, दैट मीन्स आप क्या हैं? पॉजिटिव रॉम्बर्ग टेस्ट है। तो जो लोग जनरली रॉम्बर्ग टेस्ट कब किया जाता है? आप यदि गिरते हैं बार बार, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बॉडी बैलेंस और बॉडी गेट पोस्चर के लिए किया जाता है। अटैक्सिया एंड ड्रंकन ड्राइवन। ड्रंकन ड्राइवन का मतलब है कि आपने ज़्यादा शराब तो नहीं पी है, जब आप के लिए पुलिस रोकती है कि चलिए भैया आप साइड में अपनी कार कीजिए या बाइक कीजिए, और आपसे सीधे स्ट्रेट खड़े होने के लिए कहेगी, और यदि आप उस टाइम पे थोड़े भी हिलडुल जाते हैं या फॉलन होने की सिचुएशन में, तब क्या कह देंगे? भैया इन्हें बहुत ज़्यादा चढ़ा ली है, बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है। तो ड्रंकन ड्राइवन के लिए डिटेक्ट बॉडी बैलेंस एंड फॉलिंग डाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट है जो किया जाता है। टेस्ट का नाम क्या है? रॉम्बर्ग टेस्ट। कान टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। नेक्स्ट इज इफ द ऑप्टिक नर्व डैमेज कैन बी असिस्ड थ्रू। तो यदि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो किसके थ्रू हम चेक करेंगे? ऑप्शन में है ऑप्थेल्मोस्कोपी, पेरीमेट्री, गोनियोमीटर या फिर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। तो जो यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म होगा वो कौन सा टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा
कि जो ऑप्टिक नर्व में डैमेज हुआ है या नहीं। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज जनरली ग्लूकोमा में होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ना तो ये ऑप्थेल्मोस्कोपी से प्रॉपर पता चलेगा, ना गोनियोमीटर से, ना ही स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से। ऑप्टिक नर्व का डैमेज है जो, और जो कितना प्रेशर है लेंस के ऑप्टिक नर्व पर, उसको कैसे पता किया जाएगा? पेरीमेट्री के द्वारा। यहाँ पर ये देखिए, एक जो सिस्टर है ये टेस्ट को परफॉर्म करवा रही है किसी पेशेंट के लिए, जिससे ऑप्टिक नर्व पर जो एक्वस फ्लूइड का कितना प्रेशर है वो यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। इस तरीके से स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में टू चेक द इंक्रीज आई प्रेशर और ग्लूकोमा। तो यहाँ पर जो पेरीमेट्री से ऑप्टिक नर्व में जो विजन है वो चेक किया जाएगा कि किसी भी तरीके का नर्व में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ इंटरनल इस तरीके से सिचुएशन तो नहीं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में आई प्रेशर है जो चेक किया जाएगा, स्पेशली जो ग्लूकोमा के मरीज के लिए होगा। ऑप्थेल्मोस्कोपी में डॉक्टर इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आपकी आंखों का जो बैक साइड है उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व द बैक्टीरिया। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी। ऑप्शन में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बॉन प्लेंसिज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर किर्चर। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। इनमें से कौन सी है जो मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है? ऑप्शन में है इंसुलिनोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंजाइन या फिर एजिटेटेड डिप्रेशन। तो मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है, ना तो इसमें मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है ना ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? तो इंसुलिनोमा का मतलब होगा यहाँ पर ट्यूमर्स इन योर पैंक्रियाज। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होगा कि T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ होना। एंजाइना का मतलब होगा चेस्ट पेन। तो जो यहाँ पर नॉट अ मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन, मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है, तो क्या है? एजिटेटेड डिप्रेशन। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या हर एक चीज़ के कॉन्स एंड प्रॉन्स होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। सेम थिंग है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के सभी डिसएडवांटेज किसी एक को छोड़कर, मतलब आपको एक एडवांटेज बताना है। ऑप्शन में एक्सपेंसिव, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, डाउन टाइम प्रोसेस या फिर इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? एक्सपेंसिव है तो एक तो महंगे होते हैं, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, किसी किसी से बनते हैं यूज़ करते, किसी से नहीं बनते, डाउन टाइम प्रोसेस है, इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं इनमें एज कम्पेयर टू रजिस्टर में नोट आउट करने के क्या होंगे? कम एरर होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या? इंक्रीज द मेडिकल एरर्स। ये क्या है? एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इज। तो रेस्पिरेशन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? ऑप्शन में 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 20 से 22 ब्रीथ पर मिनट या फिर 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट। सबको पता है एक नॉर्मल रेंज में रेस्पिरेशन कितना होता है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन असिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट्स। जब आप किसी बच्चे का क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं, फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो यदि उसके स्कल पर असिमेट्रिकल साइन देखने को मिलते हैं तब ये सिचुएशन क्या होगी? ऑप्शन में हाइड्रोसेफेलस, क्रेनियोटेप्स, क्रेनियोसिंस्टोसिस, ईसोजेनियस इम्परफेक्टा। तो ईसोजेनियस इम्परफेक्टा बोन से रिलेटेड कुछ कंजेनाइटल जेनेटिक डिफेक्ट होता है। फिर आता है हाइड्रोसेफेलस, तो इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कलेक्शन है जो ज़्यादा हो जाता है। फिर आते हैं दो क्रेनियोटेप्स और क्रेनियोसिंस्टोसिस। क्रेनियोसिंस्टोसिस में क्या होगा कि बर्थ डिफेक्ट है, इनमीन्स द बोन्स इन अ बेबीज स्कल जॉइन टुगेदर टू अर्ली। तो जॉइंट्स और जो बोन है, स्कल बोन्स है, वहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वो क्या होंगे? बहुत ही जल्दी उनका जुड़ जाना। जो टाइम पीरियड है
इसके पहले ही यदि ये जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाएं, क्रेनियोसिंटोसिस। और इसका जो साइन है वो क्या है, असिमेट्रिकल ऑफ द स्किल। तो इसमें अलग अलग है जो टाइप होंगे कि जो जॉइंट्स हैं, कौन सा जॉइंट्स किस सूचर्स के यहाँ पे जुड़ रहा है, और टाइम के पहले ये सब यदि फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या है, क्रेनियोसिंटोसिस। क्रेनियोटैप्स का मतलब होगा इट्स द सॉफ्टनिंग ऑफ द स्किल दैट यूजुअली अकर्स अराउंड द सूचर्स, लाइस एंड डिसअपियर्स विद इन डेज टू अ फ्यू वीक्स। तो आपने बच्चों में देखा हो, न्यूबॉर्न बेबी में आप यदि उनके सिर पर पिंच करते हैं तो थोड़ी देर बाद वहाँ की स्किन रेड हो जाएगी, देन आफ्टर वो स्किन वापस होगी, तो क्या कहलाएगा, क्रेनियोटैप्स। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस दैट कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज पार्टिकुलरली व्हेन एक्स्ट्रा वेस्टेड आर। तो जो सब्सटेंस है क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस करेगा, पर्टिकुलरली व्हेन द एक्स्ट्रा वेस्टेड पार्ट्स में, तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन में एब्स्टोसिस, इंटरल्यूकिन्स, बेसिकेंट्स या फिर रेटिनोइड्स। यहाँ पर आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिकेंट्स। ये देखिए यहाँ पर इसमें जनरली सीधा जो टिश्यूज हैं वही अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, वेसिकेंट्स। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर आर हार्ट शेप्ड ब्रिम, नैरो फोर पेल्विस एंड sciatic notch with prominent ischial spine and suprapubic angle is less than 90 डिग्री। तो यहाँ पर नैरो फोर पेल्विस हो, sciatic notch with prominent ischial spine, सुप्राप्यूबिक एंगल कितना हो, लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है। तो एक इस टाइप की पेल्विस है एंड्रॉइड पेल्विस। अब एनाटॉमिकल फीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी चीज़ें पूछी कि जो ब्रिम है कैसी, हार्ट शेप है। तो यहाँ पर आप ये देखिए जो ट्रायंगुलर और हार्ट शेप यहाँ पे इमेज दी हुई इस तरीके से। तो 4 टाइप की जो पेल्विस होती हैं, गायनेकॉइड जिसको मोस्ट फेवरेबल पेल्विस माना जाता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पर इनलेट और सुप्राप्यूबिक एंगल कैसा होगा, तो इनलेट इसमें राउंडेड होगी, आउटलेट वाइड होगी, चौड़ी होगी, और वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट सुटेबल पेल्विस मानी जाती है। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो ये ओवल शेप इनलेट है, स्लाइटली नैरो आउटलेट होगी इसकी, और फेस टू प्यूबिस डिलीवरी के लिए बहुत ही रिलायबल पेल्विस मानी है। एंड्रॉइड पेल्विस ट्रायंगुलर शेप होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पेरिनियल इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर आती है सबसे रेयर टाइप की पेल्विस जो कि ट्रांसवर्सली ओवल शेप में होगी, बहुत ही वाइड होगी, और फेस प्रेजेंटेशन जो डिलीवरीज हैं वो होने के चांसेस इससे ज़्यादा होंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर टाइप ऑफ पेल्विस एंड क्या इनलेट आउटलेट है, सुप्राप्यूबिक एंगल क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, बी एंड्रॉइड पेल्विस। आई होप आपके लिए आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा जीके एंड करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज पर कल मॉर्निंग में। So guys, thank you for watching us. Bye bye. Good night.